Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up the newspaper The Hindu of December 24, 2023. Starting with the first article, we have discussed that there was an ambush in Jammu and Kashmir in which three security armed forces were killed by the terrorists, or the three civilians were picked up by army official after the ambush and they were taken into custody. लेकिन देखा गया कि उन्हें एक तरह से ह्यूमन राइट्स वॉलेशन का एक इशू है, क्योंकि 29 सेकंड वीडियो क्लिप ऑफ आर्मी जवान स्ट्रिपिंग द थ्री men एंड पुटिंग चिली पाउडर ऑन देम इज वायरल ऑन सोशल मीडिया। तो मानसी, यहाँ पर एक तरह से ह्यूमन राइट्स का इशू का बात भी हो रहा है, और दूसरा कि द तो यहाँ पर सिर्फ हमेशा ह्यूमन राइट्स टेररिज्म क्यों नहीं होता है बात, सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल क्यों बात होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? नहीं मतलब मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं आया। टेररिज्म की बात हम हाँ। करते हैं, टेररिज्म मिलिटेंसी की हम बात करते हैं हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की। बट अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे होता है, मतलब सिविलियंस पे भी किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी सी की देयर आर टाइज बिटवीन दीज मिलिटेंट्स एंड द सिविलियंस आल्सो इन सम केसेस। हाँ, तो कैसे पता लग सकता है कि टाइस कैसे तोड़ सकते हैं आपस में? तो मैंने बोला ना तो कि सबसे बड़ा, हाँ वी कैन से कि एक तो ड्रग ट्रेड के थ्रू ये जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है जिसमें सिविलियंस का सपोर्ट है, अगर वो नेटवर्क वो नेक्सस ब्रेक हम कर पाए तो आई थिंक जो इनकी जो लिंकेज है दैट कैन बी वीकेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस रोल ऑफ सिविलियंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम वी कांट से कि अब इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो रोल ऑफ सिविलियंस इन रिपोर्टिंग, लाइक if they feel कि something is going wrong तो that can be reported to the army or the relevant एक इसमें बोल जो सकते हैं मानसी डायरेक्टली कि सिविलियन क्यों सपोर्ट करते हैं, अगर अंडरलाइन कॉज क्या है। उनको अभी भी लगता है कि जो हाँ टेररिज्म है तो ना। वो ये हाँ बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको इजी मनी मिल जाता है अगर वो उनको सपोर्ट करते हैं तो हाँ। एम्प्लॉयमेंट पर हम उस पर फोकस करें, एजुकेशनल पे, यूनिवर्सिटीज पे जैसे हम बात करते हैं। हम्म, हाँ, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि सिर्फ मेजर रूट कॉज जो पहला है कि उनको अभी भी लगता है कि जो टेररिस्ट फोर्सेस है दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर। वो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनको ऐसा फील होता है अंदर से। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये फील अगर दिमाग के अंदर में तोड़ दे, तब ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। वो कैसे तोड़ सकते हैं? जब आप जो इंडियन स्टेट है उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक तरह से कर्तव्य है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम, फिर पीपल टू पीपल अप्रोच हो गया, या फिर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, अगर ये बढ़ा देंगे और साथ ही साथ ये दिखा देंगे कि टेररिस्ट है वो आपके बेहतर के लिए नहीं कर रहे, वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, तब जाके वो टूट सकते हैं, आई थिंक। हाँ अपार्ट फ्रॉम ये भी right। करंट सेकंड आर्टिकल, वेसल विद 20 इंडियंस बोर्ड हीट बाय ड्रोन। तो ड्रोन कैसे यूज होता है इन द वॉरफेयर, वी हैव सीन इवन इन द आर्मेनिया अजरबैजान वॉर। उसके बाद रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल और पैलेस्टीन इशू भी हो गया 2023 में। तो ड्रोन एक वॉरफेयर इंपॉर्टेंट है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। रिपब्लिक डे में भी हर जगह डीआरडीओ ने बनाया था, एक वर्ड है उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, काइंडली सर्च इफ यू वांट। तो सिप में भी होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 20 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल सॉरी, वो होता है फ्रॉम द कोस्टल एरिया, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसमें जो अधिकार होता है इट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मानसी कुछ आई थिंक आप गरुड़ गरुड़ ड्रोन की बात कर रहे हो, गरुड़ के नाम से भी एंटी एक एंटी वो है। ड्रोन, एंटी ड्रोन, क्योंकि ड्रोन एंटी वॉरफेयर से अटैक हुआ ना, तो एंटी ड्रोन होना चाहिए हर अनमैन्ड जगह। एरियल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में आई थिंक द नेम इज गरुड़, गरुड़ ड्रोन भी है एक। हाँ, तो रिगार्डिंग इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल होता है, बता दिए। हम्म। देन हाँ और इसका जो अधिकतर उसमें अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं वहां पर, मिनरल रिसोर्सेज जो अवेलेबिलिटी होता है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसका हक किसके पास जाएगा? उसका हक जाएगा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और टेरिटोरियल कितना दूर तक होता है? आई थिंक इट इज 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल। मानसी इफ यू कैन टेरिटोरियल करेक्ट। वाटर। हम्म
उसमें क्या होता है कि टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बाकी जो फॉरेन मर्चेंट है उनका अलाउ है, लेकिन जो स्पेसिफिक टेरिटोरियल जोन में ना वहां पर इनोसेंट पासेस बोल सकते हैं, आपको बोलना पड़ता है। जो जिनका फॉर एग्जांपल श्रीलंका का नेवी अगर पूरी के कोस्टल लाइन तक पहुंच गए तो उनको पूछना पड़ेगा एक बार कि कैन आई पास, तो वो पास हो सकते हैं। इनोसेंट पासेस एक वर्ड है, वो कर सकते हैं इन द टेरिटोरियल जोन। ऐसा नहीं है कि उनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन पूछना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना पूछे आ सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो। भाई रिसोर्सेज का जो हकदार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंट्री करे। तो इसी पर बहुत सारे इशू होता है बिटवीन ग्रीस है, तुर्की, साउथ चाइना सी में इसी के ऊपर इशू हो रहा है बिटवीन द सेवरल कंट्रीज, फिलीपींस, जापान, वियतनाम, कोरिया, चाइना एक्सेट्रा। फिर हर एक जगह, वैसे इंडिया में भी हो रहा है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, बांग्लादेश के बीच में। तो ये दिल्ली एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर recommends CBI probe into supply of fake drugs to hospital। तो फेक ड्रग का चर्चा हुआ था युगांडा वाले जो केस में, उसके बाद से हर जगह आता है कि जो जेनरिक ड्रग्स है इंडिया में, दे आर रेगुलेटेड, बट द स्टैंडर्ड जो है उनका यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि वो जेनरिक ड्रग्स है। क्योंकि जो मिक्सिंग ऑफ द ड्रग्स है, एपीआई है, वो हर एक कंपनी का डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा। तो प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस है, इसी कारण जेनरिक ड्रग को रेगुलेट करना एक तरीके से इशू होता है। तो फ्रेक ड्रग का भी कॉन्सेप्ट है, फ्रेक ड्रग भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए सीबीआई रेड के बोला गया। मोहल्ला क्लिनिक, मानसी, इसके बताओ अगर। क्लिनिक पे दिस इज आई कैन से एक इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल इनिशिएटिव है जो दिल्ली एनसीआर दिल्ली में आई वुड से स्पेसिफिकली है। यहाँ पे आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आई कैन से एन एग्जांपल ऑफ द लोकल गवर्नेंस लेवल पे जो इनिशिएटिव्स हैं। प्लस लाइक it also is an example of easy availability and accessibility of the basic health services for the people. तो all जो भी टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, they are also conducted free of cost and you don't have to pay any money for that. यस। तो इसमें लिखा हुआ कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी अंडर दिल्ली हेल्थ सर्विस इसको ये सप्लाई करते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स में इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक। तो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक ये यूज होता है लंग इन्फेक्शन के लिए, सेफालेक्सिन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, स्टेरॉयड, उसके बाद एंटी एपिलेप्सी हो गया, ड्रग ड्रग एम्लोडेपिन, ड्रग यूज फॉर द हाइपरटेंशन इश्यूज। तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेशनल एसेंशियल मेडिकल मेडिसिन लिस्ट, NEML है उसका। इट इज डन बाय द NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग Pricing अथॉरिटी। हाँ, इट इज अंडर द NPPA इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो हम्म वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया में जो भी इसेंशियल मेडिसिन है उसका प्राइसिंग एक ऐसा टाइम टर्म पे होना चाहिए जहाँ पर इट इज इजिली अफोर्डेबल, चीपर, और सब लोगों तक पहुंचा जा सके, इसलिए किया जाता है। तो देन कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, इंश्योर प्रॉपर हेल्थ केयर इन जेल। देखते हैं कि अंडर ट्रायल का इशू इंडिया में रहता है। 6.1 लाख आई थिंक इट इज, जो अभी करेंटली डेटा है अंडर ट्रायल का है। बेल एक्ट का प्रोविजन नहीं है अभी भी। तो देर इज सिस्टमेटिक नहीं बोल सकते, मतलब देर इज अ ह्यूमन राइट इशू इवन इन द जेल्स। तो कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, तो बोले कि इंश्योर प्रॉपर हेल्थ केयर, क्योंकि लाइफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर में सबको दिए जाते हैं, इवन द प्रिजनर। तो वही लिखा कि इट कैनॉट अलाउ एन inadequate person prisoners healthcare system to violate an inmate right to timely medical care। Then regarding the sentence to jail for rape, यूपी बीजेपी MLA डिस्qualify। तो आरपी एक्ट के अंदर में बहुत सारे प्रोविजन है डिस्qualification ऑफ द MLA के लिए। तो पहले है कि आप इंडिपेंडेंटली
लड़े इलेक्शन में, उसके बाद 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो पहला प्रोविजन। मानसी, यू कैन करेक्ट अगर। उसके बाद फिर है कि आप एक तरह से विप के अगेंस्ट में काम किए, तब जाकर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप अनसाउंड माइंड के कारण होगा वो डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा कि इंसॉल्वेंसी अगर है तो उसके कारण डिस्क्वालिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर देर इज, अगर आप दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं और वन वन थर्ड मेजोरिटी नीचे है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और दूसरा कि अगर आपको सजा होता है, यू आर कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years एनी केस में, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन। मानसी, हाँ यही है औशिक मेरे हिसाब इतने से से भी। प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन। हम्म मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अधिकतर इनका पावर ज़्यादा रहता है इसके अंडर में। PMLA एक्ट 2002। प्रशांत किशोर कौन है मानसी? प्रशांत किशोर मेरे को आई थिंक ही इज एसोसिएटेड विद द बिहार पॉलिटिक्स। हाँ वो है, लेकिन इनका रोल था कि एक स्टार्टअप खोल लेते हैं, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, IPAC। इट इज़ फाउंडेड बाय प्रशांत किशोर। और ये इनका काम रहता है कंसल्टिंग का, पॉलिटिकल कंसल्टिंग इसको बोलते हैं ना। एक नया बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको बताया जाए कि आपको कौन सा MLA को बैठाना है, किसका प्रोबेबिलिटी जीतने का ज़्यादा है, और कितना पैसा आपको खर्च करना है, कैसे जिताना है, सब चीज़। तो ये 2015 में नीतीश कुमार को जितवाए थे, जितवा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन वो हेल्प किए थे नीतीश कुमार को अगेंस्ट द NDA अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उसके बाद फिर जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था, तो दीदी वो दीदी वाला कैंपेन से लेकर बाकी सब भी वो इन्होंने सपोर्ट किया था, TMC का। तो इनका एक स्टैचर थोड़ा बड़ा है इन द पॉलिटिक्स। तो वैसे ये डिस्कस कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को, और TDP वहाँ पार्टी है, YSRCP और TDP, तेलुगु देशम पार्टी, दो इंपॉर्टेंट पार्टी है आंध्र प्रदेश में। CPIM, ये मानसी। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइज्म जो है, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट। एक माओइज्म है, एक मार्क्सिस्ट ये लेनिनिस्ट है। तो मार्क्सिस्ट वाला है। माओइज्म, हाँ ठीक है, मार्क्सिस्ट वाले में दे डोंट सपोर्ट या दे डोंट एग्जैक्टली इतना डायरेक्ट नहीं है जब वायलेंट या रेवोल्यूशनरी मेजर्स की हम बात करते हैं। सो देयर सिंपल आइडियोलॉजी इज की प्रोलेटेरिएट क्लास जो है, दैट इज द वर्किंग क्लास, दे शुड ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ द कैपिटलिस्ट ओनिंग दैट। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। एंड वो उनके जो मेजर्स रहते हैं, दे आर वी कैन से कि चाहते वो यही है कि जो रूलिंग स्टेट उसको हम कैसे हटा सके। बट जो मॉइज्म है, दे गो बाय द रेवोल्यूशनरी या फिर जो वॉयलेंट मीन्स है, तो इसलिए दैट इज बैंड ऑल्सो अंडर द UAPA एक्ट। एंड दे आर मोर एक्टिव इन स्टेट्स ऑफ लाइक उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। सो जो रेड कॉरिडोर में, ऑल्दो वी आर सीइंग की नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे दे यूज टू कंडक्ट सच टाइप्स ऑफ अटैक्स, हमने कल भी एक न्यूज कवर करी थी कि दे हैड डिस्ट्रॉयड द रेलवे ट्रैक्स। तो डेवलपमेंटल मेजर्स को पेनिट्रेट करने नहीं देते हैं, सो दैट वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो उनको मिसगाइड करते रहे कि आपके वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, द स्टेट इज अगेंस्ट अस। सो ये कुछ उनका एक तरीके से मॉडल है, विच इज अगेन अ मेजर थ्रेट फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो। ये ले लो एक बार। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज सॉट 21,000 crore फ्रॉम द सेंटर फॉर द सेंटर, रिलीफ वर्क। हाँ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करते हैं, तो एक तो मैकेनिज्म जो हमें पता है, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। सो यहाँ पे दिस दे हैव सॉट दिस मच अमाउंट। सो वो ये कि स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, लाइक बात करो केरला में भी, तेलंगाना में भी, दे आर सेइंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केरला का कहना ये भी है कि अगर सेंटर उनको सपोर्ट नहीं देगा, फाइनेंशियल एड नहीं देगा जितना पैसा उनको चाहिए, तो इट माइट लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक सिचुएशन ऑल्सो। तो अगर वो एक स्टेट में हो सकता है, तो इट कैन स्प्रेड टू अदर स्टेट ऑल्सो, और वो नेशनली एक प्रॉब्लम हो सकती है जो हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल नेटवर्क को, इकोसिस्टम को, वी कैन से कि इट कैन हैम्पर दैट।
अब इसके अलावा अब सेंटर का जो वी कैन से कि इसमें स्टैंड क्या हो सकता है, स्टेट ने तो बोल दिया कि दे रिक्वायर दिस मच ऑफ मनी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि जितना अमाउंट वो बोलेंगे वो उनको डेवल्यूशन या उनको दे दिया जाएगा। सो एज पर द नीड के बेसिस पे वो मांग रहे हैं, या शॉर्टफॉल भी हो रहा है तो सेंटर का कहना ये कि यू कैन गो अहेड विद द बोरोइंग। और इसमें एक ही प्रोविजन ये भी होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट कोई डेट ओन करती है टू द सेंटर, तो वहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग एंड अप्रूविंग कि स्टेट कोई मनी और बोरो कर सकता है नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें एक और एक बात था कि तमिलनाडु अभी रिक्वेस्ट किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जो ये फ्लड हो रहा है, चेन्नई फ्लड है, इट शुड बी गिवन द नेशनल डिजास्टर स्टेटस। लेकिन मैंने सर्च किया, मैंने भेजा था न्यूज़पेपर वाले ग्रुप में कि हाँ। निर्मला सीतारमण ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले भी हो चुका है ऐसा बात, लेकिन ऐसा कभी किया नहीं जा सकता क्योंकि हर एक स्टेट हम्म। इक्विवेलेंट है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का बात आ जाएगा इसमें एक तरह से। और नेशनल हाँ। डिजास्टर डिक्लेयर नहीं होता है कभी भी कि स्टेट के कुछ किसी में कुछ हो रहा है तो नेशनल डिजास्टर बना दिया, उसे कि नेशनल इमरजेंसी और कुछ चाहिए। तो इसमें तमिलनाडु बोल रहे हैं कि मुझे 21,000 करोड़ रुपीस चाहिए फॉर द ओवरऑल डैमेज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क में डैमेज हुआ है और फिर वापस बनाना पड़ेगा, री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए। तो ये दिक्कत होगा सेंटर की तरफ से देने का, क्योंकि रीसेटलमेंट का जो इशू है ना, ये स्टेट खुद कर सकता है। आप जो बिग कंट्रीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस हो गए, जापान हो गए, ये बॉन्ड निकालते हैं। डिजास्टर रिलीफ बॉन्ड टाइप होता है कि बॉन्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आपको सरकार लौटा देंगे विद इंटरेस्ट, और उसके क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में और ऑटोमेटिकली री इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो सकता है। और जो म्यूनिसिपैलिटी का जो कमीशन होगा, म्यूनिसिपैलिटी का जो एक तरह लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा धीरे धीरे टैक्सेस से, वो वापस चुका देंगे बॉन्ड को। ऐसा तमिलनाडु कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। ये 21,000 करोड़ डायरेक्टली तो नहीं मिल सकते इस तरह से। हम्म। नो एक्सट्रीम कर्व फॉर नो, विल वेट फॉर द एनसीआर एयर क्वालिटी टू इम्प्रूव, सेंटर बॉडी बोल रहे हैं। तो ग्रेडेड स्टेज 3 ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, जीआरएपी। जीआरएपी वर्ड में लिखा हुआ है ग्रेड, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब लगेगा कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, 900 400 तक पहुंचा हुआ है पीपीएम, तब देर इज अ सिस्टमेटिक ग्रेडेड रिस्पॉन्स। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 4 में सब बंद हो जाता है, सब बंद करना होता है। स्टेज 1, स्टेज 2 आई थिंक इंडोर रहिए, फिर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन बंद होता है, स्टेज 3 में आते आते ऐसे हर एक स्टेज के अलग रिस्पॉन्स है मैकेनिज्म। ये CAQM, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका फुल फॉर्म से, हाँ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी ये बनाया गया था टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन द एनसीआर रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट जैसे हम बार बार ग्रैब को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और अभी भी फिर से जैसे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बैन हो गई, तो इकोनॉमिक लॉस भी तो इतना ज्यादा होता है। हाँ, तो हम मतलब लॉन्ग टर्म मेजर क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेजर करने में ना सरकार को लॉन्ग टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म में घाटा होता है। घाटा मतलब जो पॉलिटिकली घाटा होता है, घाटा एज इन जनरल इकोनॉमिकली और बाकी से पॉलिटिकली आपको हार्श मेजर लेना पड़ेगा। आपको स्टबल बर्निंग के खिलाफ बात करना होगा, आपको फायर क्रैकर्स के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, फिर आपको सिस्टमेटिक तरीके से ईवी चाहिए, उसके बाद फिर आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा फॉर द फॉरेस्टेशन और बाकी जगह पे। तो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के आगे मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा उसमें, तो पूरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, फाइनेंशियल चीज़ ज़्यादा चाहिए, उसके बाद फिर आपको पॉलिटिकली सब्सिडी कल्चर कम करना पड़ेगा। तो इसी कारण ही होता है। तो जो दूसरा सरकार क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में मेजर लेते हैं, लॉन्ग टर्म एक जो प्लान है जैसे 20 30 40 दिल्ली जो प्लान है उसमें ऐसा किया हुआ है कि धीरे धीरे करके ईवी तरफ पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर जो अ, बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें चेंज लाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन में चेंज लाएंगे, वो धीरे धीरे होता है इम्प्लीमेंट। तो ऐसा होता है। जैसे BS3 BS4 हट चुका है ना, तो डीजल इंजन भी बंद हो चुके हैं वहाँ पर। अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। ग्रैप स्टेज 4 कब हुआ था? जब
pollution has spiked due to stubble burning. इसी कारण हुआ। एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट फोर्सेस आउटसाइड इंडिया शुड नॉट गेट स्पेस, ये कहना है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सर का। He said that there is a concern over the vandalism of the Hindu temple with anti-India graffiti in the US. सैन फ्रांसिस्को में भी कॉन्सुलेट के ऊपर में अटैक हुआ था, ब्रिटेन में भी, फिर कनाडा में ब्रैम्पटन में हुआ था, लेकेस्टर राइट हुआ था ब्रिटेन में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि देयर इज एक्सट्रीमिस्ट एंड सेपरेटिस्ट फोर्सेस दे आर हार्मिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन बोथ द लोकल कंट्री, जो ब्रिटेन, यूएस, कनाडा हो गया, एंड इट इज अगेंस्ट द इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए मानसी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मीजर्स? सो यहाँ पे एक एग्जैक्टली क्या बोले, मतलब व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, ऐसे जो हाँ, मेजर्स हैं यहाँ पे, वही बोल रहे हैं, वी क्या ले रिक्वायर सकते हैं? सपोर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मेजर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिस कंट्री में हो रहा है तो सपोर्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा तो वही इम्पोर्टेंट। लाइक कनाडा के केस में जैसे हम देखते कि कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से दे आर नॉट डायरेक्टली एक्टिंग अगेंस्ट दी खालिस्तानी ग्रुप्स या जो भी एक्टिविस्ट वहां पे दे आर एक्टिव इन दैट कंट्री। तो यही कि मेजर्स यही है, एंड डिप्लोमेटिक टाइज के लेवल पे वी कैन सी कि लाइक शॉर्ट टर्म में जैसे वी सी की सिवरिंग ऑफ टाइज हुआ था बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, तो कुछ ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। और भी एरियाज है कि जहाँ पर काम कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन भी हो रहा है। पहला है कि जो ओसीआई कार्ड है उसको स्कैनर के अंदर ला के आ सकते हैं कि अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे और फिर कॉन्स्टिट्यूट के ऊपर अटैक करोगे, तो कॉन्स्टिट्यूट पर अटैक करना मतलब इट इज ग्रेव क्राइम। तो देन योर ओसीआई कार्ड, ओसीआई पासपोर्ट हो सकता है फंडामेंटल राइट हो, आपको होना चाहिए ऐसा, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है। ओसीआई फंडामेंटल राइट आपका नहीं है, इट इज ए प्रिविलेज। तो ओसीआई कार्ड आपका कैंसिल हो सकता है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा कि जो एफबीआई एनआईए के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, वैसी जो वहाँ सेंसा है आई थिंक, ऐसे कैनेडियन इंटेलिजेंसी है उनका, और बीच में एनआईए और इंडिया में जो पीछे कोऑर्डिनेशन चाहिए। टेररिज्म का कॉन्सेप्ट, एक तरह से एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी भी वो बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया अभी भी बात करते हैं कि हमें नीरव मोदी को वापस लाओ, फिर बात करते हैं विजय माल्या को वापस लाने का, लेकिन यूके छोड़ते ही नहीं। इंडिया बात करता है कि पन्नू जैसे और भी लोग हैं उनको वापस दीजिए इंडिया को, लेकिन वो देते ही नहीं। उनके लिए वो एक्टिविस्ट है, हमारे लिए वो सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है। तो देर इज अ डुअलिटी इन अप्रोच रिगार्डिंग द सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, वो कम होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन से है जी। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इंडिया में एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखा गया है। जो एक डेटा भी आया था, इंडियन पिक्सल, जो ट्विटर में फेमस भी है, वो डालते रहते डेटा। तो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग उड़ीसा, झारखंड ट्राइबल्स और वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ में अगर देखा जाए तो पंजाब हो गए जो कर्नाटक के थ्रू, फिर कश्मीर बॉर्डर के थ्रू, उसके बाद फिर केरला, हैदराबाद जो शेख रहते हैं मिडिल ईस्ट में, उनका एक है एक तरह से इशू। उसके बाद फिर अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी में भी इशू है, ऐसा चीज। तो ह्यूमन ट्रैफिकन इंडिया में ग्रेव इशू है, जिसको ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता है इसके खिलाफ एक तरह से। तो इसको कैसे और कम कर सकते हैं? देयर इज अ मैकेनिज्म, लॉ है, जो आई थिंक करुणा बोलो अभी, इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट अवेयर, आप बता दो। मतलब यू कैन सर्च इट। और मानसी सौ क्या कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपार्ट फ्रॉम की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट का, लॉ भी है, लेकिन बेसिक रूट कॉज क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? सी फर्स्टली बेसिक कॉज तो यही है कि फॉल्स प्रोमिसेस पे आपको, कि आपको जॉब मिलेगी, आपको इस बेसिस पे लेके जाते हैं दूसरी लोकेशन पे। यहाँ पे हम इंटरनेशनली बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, बट विद इन इंडिया ऑल्सो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ जॉब जॉब दिया जाता है, एंड
यू आर मिसगाइडेड एंड यू आर टेकन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। सो इस पे हमने पहले भी बात करी थी कि इंडिया में एक डेडिकेटेड ऐप है बट हमें नहीं पता है उसके बारे में। सो फर्स्टली लाइक अवेयरनेस जनरेशन के पर्सपेक्टिव से दैट ऐप शुड बी देयर, क्योंकि वो हमें पता होना इम्पोर्टेंट है। एंड उस ऐप के थ्रू वी सी कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पुलिस ऑल्सो एंड बाकी जो एजेंसीज हैं, सो इट विल बिकम ईजियर टू रिपोर्ट ऑल्सो सच केसेस। तो एक रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट पे भी वी सी मेजर शॉर्टफॉल। तो एक ये एस्पेक्ट हो सकता है। एंड एजुकेशन अगर हम अवेलेबल करेंगे लोकल लेवल पे प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतने बड़े स्केल पे फिर हो पाएगा। नहीं, ट्रू। और इंडिया में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इट एम्स टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग स्पेशली फॉर द कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 बात करता है, इट प्रोहिबिट्स trafficking in human being and state shall take any step to curb that human trafficking पर इंडिया में जो है। अब देखते हैं, जैसे आपने बताया कि जॉब सिक्योरिटी वाला इशू, जॉब फॉल्स प्रोमिसेस ऑन जॉब्स हो गया, मैरिज हो गया, फिर चाइल्ड किडनैपिंग भी आता है, इसमें एक केस होता है। और भी एरियाज है जहाँ पर ये काम करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको कर्ब कर सकते हैं ऐप के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। डिजिटली अवेयर होना जरूरी है लोगों का। अगर बच्चे खो गए तो उनको पता होना चाहिए कहाँ पर कंप्लेंट फाइल करना है और कैसे ढूंढना है। एक डेडिकेटेड वैसा ऐप भी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग भी करना जरूरी हो जाता है। ऐसा केसेस में ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली काम नहीं करते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ एक्सटॉर्शन भी है। तो हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम है ना, वो एक तरह से काम करते हैं साथ में, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वीवो इंडिया का केस हुआ था कि चाइनीज स्मार्ट फोन मेकर है वीवो, उनके ऊपर केस हुआ था आज से 1 साल पहले आया था कोरोना के समय में, कि मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ था उनके ऊपर में। तो चल रहा है कि वो पैसा यूज करते थे और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से चाइना भेजते थे। इसी का एक ओवरऑल एक केसेस था। तो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है दिल्ली में, दे टेक अप द केसेस स्पीडली, ताकि जो केस बर्डन ऑन द हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को कम हो जाए। तो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट हो गया, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 272, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे। ट्रिब्यूनल कैनॉट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। ट्रिब्यूनल जो होता है क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है। मानसी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब क्या होता है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब दे हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई वी से कि डिसीजन मेकिंग पावर सिविल केसेस में उनके पास रहती है। हाँ, हाँ। और जैसे और बहुत टाइप के ट्रिब्यूनल होते हैं, स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक केस के लिए भी ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, कोई एक लार्जर जनरल ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड हो गया। एनजीटी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब सेंट्रल में जो लोग काम एम्प्लॉय काम करते हैं उनका कोई ग्रीवांसेस है वो कैसे निकालना है, उसके ऊपर पूरा कैट हो गया एक तरह से। और भी टाइप के ट्रिब्यूनल है इंडिया में। तो इसमें बात होता है कि जो ट्रिब्यूनल का जो पावर है, इट इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट और इट इज बिलो द हाई कोर्ट। मानसी, Hmm. Here, okay, this is quite tough, but I would say बिलो बिलो below high court. जी क्यों? हाँ। क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आज से 2 साल पहले कि जो भी केस अगर ट्रिब्यूनल में है ऑलरेडी, अगर उसके ऊपर जाना है, अपील जाना है, तो अपील आप हाई कोर्ट में करेंगे, ऑटोमेटिकली कम हो गया। डायरेक्टली नहीं बोला कि ट्रिब्यूनल कम है, लेकिन आप अपील जब ट्रिब्यूनल का जो चीज केस है वो हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली एक तरह से देखा जाता है ना कि कम हो गया। दूसरा चीज, ये ट्रिब्यूनल जो है उनके पास पावर जो दिया गया है वो बहुत लिमिटेड पावर है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सब। कॉन्स्टिट्यूशनल ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते ट्रिब्यूनल। एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक्ट के अंदर में आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ट्रिब्यूनल जो है उनके पास लिमिटेड पावर है, वाइड स्कोप कम है, उनके पास इन्फोर्समेंट का पावर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हाई कोर्ट के नीचे। आई थिंक आई एम क्लियर।
और रिट जुडिक्शन लिखा हुआ है। रिट क्या होता है मानसी? Writ are, you can say, एक option है with the civilians, with the Indian citizens कि if they feel that their fundamental rights are being violated, तो they can file a writ in the court. High court में भी and directly Supreme Court में भी they can file it. So High Court के लिए I think Article 226 is there and सुप्रीम कोर्ट का उसका 32 हो गया आर्टिकल। तो ठीक है। रिट हाँ तो रिट प्रोविजन है कि अगर आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट खुद से भी कर सकते हैं, तो इसको सुओ मोटो बोलते हैं, खुद से करना। हम्म ऐसे होता है ना कि yes कहीं पर, और न्यूज सुबह खोले, न्यूज पेपर खा रहे खाना, फिर देखे कहीं पर ट्राइबल गर्ल है, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, तो अचानक वो खुद से ले लेंगे केस। खुद से पीआईएल फाइंड होगा, पीएल होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिख करके, और वो ले लेंगे इस पर केस। तो रिट जुडिक्शन बोलते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ई सिटीजन। हर एक सिटीजन के अगेंस्ट भी होता है, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में भी है, और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में भी है, सबके अगेंस्ट में एक तरह से। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, रिट जुडिक्शन। तो ये ट्रिब्यूनल के पास पावर है, लेकिन सबसे वाइडर पावर जिसके पास है वो हाई कोर्ट के पास है। 226 आर्टिकल ज्यादा है पावर हाई कोर्ट का rather than सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अ, इसलिए ट्रिब्यूनल पावर तो कम है कंपैरिजन टू हाई कोर्ट। बीजेपी टू डिवाइस माइक्रो लेवल प्लान टू इंक्रीज वोट शेयर इन एलएस। जैसे हम लोग बात करते हैं पढ़ाई में भी कि माइक्रो लेवल में कैसे चेंज करना चाहिए, तो हर एक वोट शेयर इंक्रीज करना मुश्किल हो जाता है हर एक स्टेट के अंदर में भी, कि हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक लैंग्वेज के लोग जब वोट करते हैं, हर एक जगह से, रीजन से बिलोंग करते वोट करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता नहीं कौन सा कैंडिडेट को बैठाए। तो स्पेसिफिक इंटरवेंशन होता है कि कम्युनिटी लेवल में, कि वो जगह पे कौन लोग रहते हैं, कि कौन सी जगह के, तो उसके हिसाब से। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग इसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो वही लिखा हो ना, जाटव कम्युनिटी यूपी यूपी में है, डोमिनेट कम्युनिटी ओबीसी, एससी, फिर बाकी फिर जो भी श्योर वोटर हो गए राजस्थान, हर जगह, तो सब जगह इंटरवेंशन चाहिए। तो गुजरात, ऑपरेशन पार्टी इन गुजरात स्लैम लिकर डिसीजन। तो लिकर डिसीजन लिया गया गिफ्ट सिटी के लिए कि वहां पर वाइन एंड डाइन कर सकते हैं विद इन द गिफ्ट सिटी, स्टेट नियर द स्टेट कैपिटल गांधीनगर। तो कल ही बात किए थे इस पर कि क्या वो दर्शाता है कि जो गांधी आइडियोलॉजी एंटी लिकर है और स्टेट का बहुत सालों से, क्या वो प्रैग्मेटिज्म फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द एफडीआई, या फिर वो हम लोग कहीं कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी से तो एक तरह से लिबरल अप्रोच नहीं ले रहे। तो इसी के खिलाफ बाकी से ऑपोजिशन पार्टी बात कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बोले कि डिसीजन इज स्टेप टुवर्ड्स द बैक डोर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोहिबिशन इन द स्टेट। कब से लेकर हुआ था इंडिया, गुजरात में प्रोहिबिशन वाज बीइंग प्लेस्ड फ्रॉम 1960 व्हेन द सेपरेट स्टेट ऑफ गुजरात वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो लेकर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, करुणा? कोई अगर लिकर बिकता है कोई स्टेट के अंदर में, तो उससे चैलेंजेस क्या क्या है सोसाइटी के अंदर, ब्रीफ में? एक तो अनरेगुलेटेड सप्लाई बढ़ता है, एंड आई थिंक उसके अलावा हेल्थ इश्यूज सोसाइटल, बढ़ते हैं। पहले तो हटा दो उसको, स्पेसिफिक। सोसाइटल हाँ मैं चैलेंजेस। बोलूँ, हाँ। मैं हम्म। सोसाइटल चैलेंज में सबसे पहले बोलूंगी ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस, उसके वजह से वी सी रोड एक्सीडेंट्स ऑल्सो गोइंग अप। एंड इसके अलावा हमने एक दिन लाइक डे बिफोर येस्टरडे हमने गन कल्चर की बात करी थी कि सेलिब्रेटरी फायरिंग्स में वी सी कि मोस्ट ऑफ द पीपल या जो अक्यूज या कल्परेट्स थे दे वर इंटॉक्सिकेटेड। सो ये चीजें भी प्रमोट होती है व्हेन वी आर सीइंग कि स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में ये केसेस ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक सेकेंड एस्पेक्ट वुड बी दिस, सोशल इश्यूज में जब हम बात कर रहे हैं एंड मतलब यहाँ पे आप बात करो कि अगर वो परमिट की जाती है इफ दैट इज अवेलेबल एंड ठीक है, यही मेरे हिसाब से यही जो मेन अभी मैं यही रिकॉल कर पा और रही प्रोहिबिशन के बाद हम्म। प्रेरणा, प्रॉब्लम क्या होता है सोसाइटी के अंदर में? प्रोहिबिशन करने के बावजूद भी देखा जाता है कि लोग मरते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार में भी हुच ट्रेजेडी, कर्नाटक में भी हुआ है ऐसा,
फिर महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है। तो प्रोहिबिशन के बाद क्यों मरते हैं ऐसा, तो वो बताओ। मे बी बिकॉज ऑफ द इलीगल प्रोडक्शन जो हो रही है, एंड प्लस वो लोकल होती है, वेरीफाइड नहीं होती है, टेस्टेड नहीं होती, उसकी वजह से पॉइजनिंग के चांसेस इंक्रीज आते हैं मे बी। ट्रू। जो एक प्रोहिबिशन पैरेलल या सप्लाई चेन हाँ भी हाँ बोल। हम्म, एक पैरेलल सप्लाई चेन खड़ी हो जाती है जब बिल्कुल वैक्यूम बन जाता है। तो डिमांड तो है लेकिन डिमांड फुलफिल की जाती, तो वो रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है करूँ ना। तो मैं इसमें, हाँ बोलो। तो मैं बोलता हूँ इसमें कि 3 एरियाज है जहाँ प्रॉब्लम होता है प्रोहिबिशन के बाद भी। पहला तो कि स्टेट का अपना जो सरप्लस है विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द अल्कोहल, वो कम हो जाता है। बिहार का 20 to 8,000 करोड़ के आसपास जो घाटा हो रहा है वो झारखंड को फायदा हो रहा है, 4,500 करोड़, और बाकी फिर वेस्ट बंगाल और यूपी को फायदा हो रहा है। वो पहला हो गया। सेकेंडरी, प्रोहिबिशन जो होता है इट इज ऑन द रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। जो अनरेगुलेटेड दोका देसी अड्डा दारू होता है या फिर पौआ हो गया एक्सेट्रा, वो अनरेगुलेटेड आज भी है, पहले भी थे, आज भी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो हो गया। तीसरा चीज कि प्रोहिबिशन के कारण क्या होता है, जो लोग जो सप्लाई कर रहे हैं दारू, वो अब इलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट जहां पर लीगल। तो उससे क्या होता है कि बूट लेगिंग कॉन्सेप्ट आता है, बूट लेगिंग, माफिया कल्चर। फिर और जो स्टेट रेवेन्यू में पैसा जाना जो चाहिए था 8,000 करोड़, अब 8,000 करोड़ जाता है लोकल पॉलिटिशियन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी